हेलो एंड वेलकम टू दी मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग वेलफेयर इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में आजकल वीडियोस बना रहे थे, लेकिन बीच में कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि सर वेलफेयर इकोनॉमिक्स बता दीजिए, तो मैंने बीच में इस वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक रख लिया। इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे वेलफेयर इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों इसको वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहते हैं और क्या यूज है इसका। देखिए, बहुत छोटी सी बात समझिए कि हम लोग बाजार जाते हैं, सामान खरीदते हैं। सपोज कर लीजिए मैं गया, एक शर्ट खरीदी मैंने। शर्ट खरीदने के लिए हमें क्या करना होता है, हम जाएंगे बाजार जाकर दुकान वाले से बात करेंगे। अब हम जो वो रेट बताएगा, हम थोड़ी सी बहस करते हैं, थोड़ा सा बार्गेनिंग चलती है। आप जानते हैं जब हम बार्गेनिंग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कम से कम पे करें, और वो सेलर क्या चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा रिसीव करूं। इसी बात पर बहस चलती है और डिमांड सप्लाई के इसके बीच में एक प्राइस निकल कर आ जाते हैं और हम उस शर्ट को उस प्राइस पर खरीद लेते हैं। ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गई, और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल कर आ गया। ये हमारी शर्ट आ गई और ये उसके प्राइस आ गए। ठीक है, यहां तक तो बात आपकी समझ में आती है, हमारे लोग भी सब हम पढ़ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस प्राइस पर एक शर्ट हमें मिली है, क्या ये कॉम्बिनेशन ठीक है? जिस कॉम्बिनेशन पे हमें ये शर्ट मिली है, क्या वो कॉम्बिनेशन ठीक है, ऑप्टिमल है? क्या इसी पर बिकना चाहिए, या इससे ज्यादा भी हो सकता है, या इससे कम हो सकता है, या जहां डिमांड एंड सप्लाई इस वक्त मिल रही है वो जगह ठीक है? इस चीज को पता करने के लिए हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स का यूज करते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि हम किस तरीके से अपनी स्केर्स रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करते हैं। हाउ एन इकोनॉमी कैन एलोकेट इट्स स्केर्स रिसोर्सेज, जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिले और हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। इसी को कहते हैं हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी। और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आप ये कह सकते हैं कि ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, दिस बेसिकली प्रोवाइड्स द टूल्स टू गाइड द पब्लिक पॉलिसी। ये जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, ये हमें पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में गाइड करती हैं, ताकि हम सोशल और इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। देखिए, आपको याद होगा, आपने पीछे पढ़ी होंगी इकोनॉमिक्स में कि दो तरह की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी हमने पॉजिटिव और एक पढ़ी थी नॉर्मेटिव। ये दो तरह की इकोनॉमिक्स हमने पढ़ी थी। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि क्या है, व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ प्रेजेंट कंडीशन, व्हाट इज। यहां व्हाट इज क्या है कि ये जो हमें शर्ट के प्राइस मिले हैं, ये बेसिकली पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, ये रियल में हमें मिला है। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन सही है, नहीं है? अगर सही है तो क्या होगा, बेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होंगी, तो वो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कहते हैं, जिसको हमने व्हाट ऑट टू बी पढ़ा होगा आपने, बल्कि सिंपल उसमें आप लिख लिए व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी। अगर ये सही नहीं है तो क्या होना चाहिए, ये बेसिकली वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। समझ रहे बात को? जो हम ये कहें कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो बेस्ट कौन सा है, वो आइडिया हमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स देती है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का आइडिया कोई बहुत ज्यादा नया तो नहीं है। आप पीछे जाके पढ़िए तो आपको एडम स्मिथ का भी इसमें आइडिया मिलेगा। एडम स्मिथ ने अपनी थ्योरी में कहा था कि अगर आपको वेलफेयर करना है, कंट्री में इकोनॉमी को वेलफेयर की तरफ ले जाना है, तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। यानी एडम स्मिथ ने वेलफेयर बढ़ाने के लिए जो मेन काम बताया, वो बताया प्रोडक्शन का। आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा आपका वेलफेयर होगा। उसी तरीके से एक और इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था जेरेमी बेंथम। जेरेमी बेंथम ने
पॉइंट आउट किया था यूटिलिटीज का। देखिए यूटिलिटीज हम ऊपर एक वीडियो पूरी हमने बनाई है यूटिलिटी के ऊपर, उसको आप वहां से जाकर देख लीजिएगा तो आपको समझना आसान हो जाएगा। यूटिलिटी ये बेसिकली एक कार्डिनल अप्रोच होती है, ये कार्डिनल अप्रोच होती है। यूटिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि हम अगर कोई एक चीज कंज्यूम करते जा रहे हैं तो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा। जब हमारा सेटिस्फेक्शन टॉप पर हो जाएगा तो हमारी यूटिलिटी पूरी हो जाएगी। तो जेरेथी बेंथम का कहना था कि अगर हम इंडिविजुअल यूटिलिटीज को सम अप कर लें, जो हमें सोशल यूटिलिटी मिलती है वो वेलफेयर है। हर आदमी की अपनी यूटिलिटी है, सारे प्रोडक्ट की, उन सबको हम एक जगह मिला दें, पूरी कंट्री के सारे लोगों की, तो जो हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी उसको सोशल यूटिलिटी कहेंगे। जो सोशल यूटिलिटी हमें मिलेगी वो हमारा वेलफेयर है। आप अगर ट्रेडिशनल वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये पूरा का पूरा 3 न्यू क्लासिकल अप्रोचेस पर बेस करता है। 3 क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे जिन पर ये पूरा वेलफेयर इकोनॉमिक्स बेस किया था, जिसमें पहले थे अल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने सरप्लस के बारे में बात की थी। जो ये अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने कहा था कि नहीं, ये वेलफेयर हमें मिलता है सरप्लस से, वेलफेयर मिलता है सरप्लस से। अब उस सरप्लस में देखिए, सरप्लस भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पूरा, इसमें कंज्यूमर सरप्लस भी होगा और प्रोड्यूसर सरप्लस भी होगा। ठीक है, ये दोनों यहां पर है, हमने देखे कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसका अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि वेलफेयर अगर हम कह रहे हैं तो वो सरप्लस से होगा, जब हमारे पास मैक्सिमम सरप्लस होगा। सरप्लस हमारे पास जब सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब हमारे पास वेलफेयर है। ठीक है, अगले इकोनॉमिक्स थे वाल्फ्रेडो पैरेटो। वाल्फ्रेडो पैरेटो ने इस कार्डिनल यूटिलिटी को पूरी तरह से नकार दिया था और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको हम लोगों ने पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कहते हैं। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। आप जाकर पीछे देखिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, तो इसका आइडिया वहां से ले लीजिए। तो ये जो वाल्फ्रेडो पैरेटो थे उन्होंने कहा कि नहीं, कार्डिनल नहीं होता, ये होती है। तो एक कंप्लीट उन्होंने थ्योरी दी है। और इसमें जो न्यू क्लासिकल में तीसरे जो इकोनॉमिस्ट थे उनका नाम था पिजो। पिजो ने भी इसमें काफी आइडियाज दिया है। उनका कहना था कि इकोनॉमिक वेलफेयर, उन्होंने एक बेसिकली आर्टिकल लिखा था 1920 के अंदर, द इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो 2 चीजें को जोड़ना होगा, एफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में इक्वालिटी। यानी हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन में एफिशिएंट होनी चाहिए और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो बहुत गरीब है, जो अमीर है वो बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो इनका आइडिया पिजो का ये था। अच्छा, फिर आप ये देखिएगा कि ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए ज्यादातर हमने बहुत सारे अजम्पशंस लिए जाते हैं। जितनी थ्योरीज आप देखेंगे सब में पर्टिकुलर अजम्पशंस होते हैं। तो जाहिर है ये थ्योरी भी अजम्पशंस की बेस पर ही काम करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां ये जरूरी कि हम पहले ये जानें कि बेसिकली जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है या जर्नल वेलफेयर है, इसमें फर्क क्या है। वेलफेयर तो दोनों जगह है ना। हम लोग जनरली बात करते हैं कि साहब वहां पर वेलफेयर अच्छा है या वेलफेयर कम है, तो एक जर्नल वेलफेयर है और एक इकोनॉमिक वेलफेयर जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, जर्नल वेलफेयर तो वेलफेयर इन एवरी एस्पेक्ट्स है, पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक हो, जो भी सोसाइटी के अंदर चीजें हैं उन सबका जब डेवलपमेंट होता है तो जर्नल वेलफेयर कहलाता है। इसी जर्नल वेलफेयर का एक पार्ट है इकोनॉमिक वेलफेयर या वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हम सिर्फ ये स्टडी करते हैं कि कंट्री का सारी चीजों में वेलफेयर है, लेकिन जहां तक इसकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है उसको हम इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में देखते हैं। तो फर्क सिर्फ ये है, फर्क तो मतलब अगर आप मानिए तो बहुत बड़ा है। जर्नल वेलफेयर एक बहुत बड़ी टर्म है, इसका एक पार्ट जो है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। ठीक है,
अब आ जाते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमिक वेलफेयर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी हम एक मानकर चल रहे हैं कि हमारी कंट्री में इकोनॉमिक वेलफेयर चल रहा है। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उस पर असर डालेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे? जैसे रियल इनकम। अगर रियल इनकम बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, और अगर रियल इनकम नहीं बढ़ रही है तो वेलफेयर एक ही जगह है। और अगर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो अगर इनकम कम हो रही है, ऑब्वियसली आप खुद मान लीजिए कि अगर इनकम आपकी ज्यादा होती चली जाएगी तो आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा, तो जिसका मतलब वेलफेयर हो रहा है। तो अगर बीच में कहीं इनकम में प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब वेलफेयर में प्रॉब्लम आ रही है। एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट, जो आपके एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, मतलब एक जो मान के चलिए आप अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, ये कॉस्ट बढ़ा देता है। जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट आती है, यानी आप अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रहे हैं या कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी कंट्री के पीपल्स को खुश रखना चाह रहे हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा? पैसा तो आपका खर्च हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो अगली है जॉब सेटिस्फैक्शन। हर वो कंट्री जहां पर, हर वो फॉर्म जहां पर जॉब सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगा वहां वेलफेयर ज्यादा होता है। जॉब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मुझे पता है कि कल मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया जाएगा तो मैं आज काम नहीं कर पाऊंगा, है ना? तो जॉब का सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। जो उसकी वेज है, इनकम है, इन सब पर उसको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, अगला है हाउसिंग। देखिए ठीक है, आदमी की इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन घर बनाने जब जा रहा है तो वो इधर से भी लोन लिया, उधर से भी लोन लिया, जो पैसा था सब घर में लगा दिया, इससे वेलफेयर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो हाउसिंग वगैरह के लिए रकम माना जाता है कि हाउस जो है वो आप अपने अप्रोप्रिएट रखिए, अच्छा घर बनाइए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी की पूंजी उस घर में ही लगा दी, तो फिर वेलफेयर रुक जाता है। बाकी चीजों में आपका लोन भरते रहिए, जितना पैसे आ रहे हैं लोन में जा रहे हैं, घर में प्रॉब्लम्स है, तो उससे वेलफेयर कहां होगा? तो ये हाउसिंग एक बहुत बड़ी वजह होती है जो पूरे वेलफेयर पे असर डालती है। एजुकेशन सिंपल है, आप मान सकते हैं। आप देखिए यूरोपियन कंट्रीज में आप देखिए एजुकेशन बहुत ऊपर है तो वो वेलफेयर ज्यादा है कंपैरेटिवली अफ्रीकन कंट्रीज में एजुकेशन बहुत कम है, वेलफेयर भी कम है वहां पर। एक आ जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जहां पर जॉब सेटिस्फैक्शन है, जहां पर वेलफेयर है, जहां इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, वहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा होती है, वहां लोगों की उम्रें ज्यादा होती हैं। और वो जगह जहां पर ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, न्यूट्रिशंस नहीं पूरा नहीं मिल पाता, बॉडी को पूरी खाना नहीं मिल पाता, इन सारी जगहों पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ, जी तो सभी रहे लेकिन अच्छी लाइफ कौन जी रहा है, तो ये आपके वेलफेयर पे डायरेक्ट असर डालती है। अगर आपके पास वेलफेयर हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है। वेलफेयर नहीं है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब है। ठीक है, आगे मैं लिखूं इसके एफ के बाद जी। अगला है जी, मैं जरा इतनी जगह थी इतनी लिख लिए थे, मैं लिख दूंगा हैप्पीनेस लेवल। नीले से चल रहा था वो तो। कंट्री में सब बहुत खुश हैं, इसका मतलब घर भी ठीक है, एजुकेशन हाईली एजुकेटेड है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जॉब में सेटिस्फैक्शन है, एम्प्लॉयमेंट ठीक है, रियल इनकम अच्छी है, तो इसका मतलब वेलफेयर है। तो सिंपल है, जिस कंट्री के नागरिक सिटीजन्स खुशहाल हैं वहां वेलफेयर है। ठीक है, एनवायरनमेंट भी एक फैक्टर होता है। एनवायरनमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए अगर एनवायरनमेंट आपका बहुत अच्छा नहीं है, बहुत हेल्दी नहीं है, लिविंग स्टैंडर्ड आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो जाहिर है ये आपको बता रहा है कि वेलफेयर नहीं है। तो ये बड़ा फैक्टर है कि अगर आपका एनवायरनमेंट, पूरा एनवायरनमेंट लीजिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ले लीजिए, सोशल एनवायरनमेंट ले लीजिए आप अपना, ठीक है, अगर वर्किंग कंडीशंस ले लीजिए आप अपनी, ये अगर बहुत अच्छी हैं तो इसका मतलब वेलफेयर है, अदरवाइज प्रॉब्लम है। फिर है लेजर टाइम। कहां खर्च कर रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पूरे दिन रात काम कर रहे हैं या बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, एकदम पड़े हुए हैं, तो यहां पर ये सब चीजें हैं
आदमी को हाई वेज कम मिलती है जब वो ज्यादा ओवर टाइम भी करता है, ज्यादा काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ काम करेंगे तो फिर इकोनॉमिक वेलफेयर डिमिनिश होता है। तो इन सब चीजों पे बड़ा असर पड़ता है कि खाली टाइम आप कहां यूज कर रहे हैं। कुछ लोग घूमने घामने में यूज करते हैं, यहां बैलेंस होना चाहिए, घूमना घामना भी चाहिए लेकिन काम भी करना चाहिए। नहीं कि बस 4 घंटे काम किया बस हो गया काम। तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो डायरेक्ट आपके वेलफेयर को इफेक्ट करते हैं। अब वेलफेयर इकोनॉमिक थ्योरीज कौन सी हैं? थ्योरीज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। थ्योरीज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। बहुत सारी थ्योरीज हैं, मैं एक दो आपको सिर्फ नाम बता रहा हूं, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे पहली जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं वह है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। एक तो ये है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं काल्डोर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरियन। काल्डोर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरियन, एक ये थ्योरी है इसकी, ठीक है। एक है सोशल वेलफेयर फंक्शन, सोशल वेलफेयर फंक्शन, ये भी एक थ्योरी है। ये जो सोशल वेलफेयर फंक्शन है ये बेसिकली बर्गसन और सैमुअल्सन ने दी थी। बर्गसन और सैमुअल्सन ने दी थी ये वाली थ्योरी, ठीक है। एक और थ्योरी है जिसको कहते हैं सिथोस्की। सिटोविस्की क्राइटेरियन, ये भी एक थ्योरी है, ठीक है। और एक अमर्त्य सेन की थ्योरी है, शायद आपने पढ़ी भी हो, अमर्त्य सेन थ्योरी ऑफ वेलफेयर। सेन थ्योरी ऑफ वेलफेयर, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरीज हैं जो वेलफेयर थ्योरी कहलाती हैं। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी है, काल्डोर हिक्स कंपेंसेशन क्राइटेरियन है, सोशल वेलफेयर फंक्शन है जो कि बर्गसन और सैमुअल्सन ने दिया है। उसके बाद सिथोस्की क्राइटेरियन, थोड़ा सा स्पेलिंग मुश्किल है, SCITOVISKY, सिथोस्की क्राइटेरियन है, ये भी एक थ्योरी। और एक अमर्त्य सेन की थ्योरी ऑफ वेलफेयर है, ठीक है। सेन, तो ये पेरेटो ऑप्टिमैलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं। और अगर इन चारों में से कोई आपको और डिटेल में अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इनमें से चारों में से किसी को जिसकी डिमांड आएगी मैं उसको फिर से बना दूंगा, ठीक है। तो ये आइडिया था कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या होता है, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे एडवाइसेस दीजिए ताकि मैं अच्छी वीडियो बना सकूं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।